हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। तो कवर कर रहे थे हम हिंदी का पोर्शन, और इसके प्रीवियस लेक्चर में जो हमारी हिंदी का विकास है और उसके साथ ही जो हमारी देवनागरी लिपि का विकास है उसके बारे में हमने सब कुछ जान लिया है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें जो आज हमारा नया टॉपिक है, आज हमारा जो नया लेक्चर है वह है वर्णमाला पे। वर्णमाला से जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, यही कहें कि जो एक्सपेक्टेड और आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और साथ ही वर्णमाला में जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं या इसके अंतर्गत क्या क्या पूछता है उससे रिलेटेड जितना भी सिलेबस में अकॉर्डिंग है वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो जानते हैं हम आज हमारी जो वर्णमाला है इस टॉपिक को। तो देखिए, वर्णमाला जो टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे बनते हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे जो चीज़ें हैं, जैसे कई बार स्वर के बारे में पूछता है, कई बार व्यंजनों के बारे में पूछता है। इसमें जो हमारी व्यंजन है, व्यंजन कौन सा कंठ व्यंजन है, कौन सा तालु व्यंजन है, मूर्धा व्यंजन है, इनके बारे में पूछता है। इसके साथ ही इसमें संधि आती है बाद में। तो इसको टॉपिक वाइज हम लेते चलेंगे, मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा बोर नहीं करूँगा इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे मैं इसको आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ हो सकता है मैं आपको प्रेजेंट करूं यहाँ पे, तो इससे आपको ये चीज़ें याद करने में बहुत आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम वर्णमाला। अब यहाँ पे वर्णमाला देखिए, जो मैंने आपको बतलाया था जो हमारी हिंदी है वह क्या है, अक्षरात्मक लिपि है ये है। ठीक है, हिंदी की जो भाषा है हमारी, जो हिंदी है इसकी देवनागरी लिपि है, अक्षरात्मक है। अक्षरात्मक मतलब इसमें अक्षर है। ठीक है, और साथ ही जो हमारी अंग्रेजी है इसकी जो रोमन लिपि है यह वर्णात्मक है। तो यहाँ पर वर्ण है। तो अक्षरात्मक में देखिए, अक्षर जो होता है वर्णों के योग से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ण है, ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको वर्ण बताता हूँ, वर्ण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो वर्ण होता है ध्वनि चिन्ह का, ध्वनि जो ध्वनि होता है उसका लिखित रूप, यही कहें कि जो वर्ण होता है वह ध्वनि का लिखित रूप होता है, और जो ध्वनि होता है वह वर्ण का मौखिक रूप होता है। जैसे कोई भी शब्द है, जैसे वर्णमाला ही हम पुकारते हैं, वर्णमाला जब हम बोलते हैं तो यह एक साउंड है। ठीक है, हमने इस जो हमारा एक वर्ण है इसको वर्ण करके निरूपित करते हैं। यहाँ पर जो अक्षर की या किसी भी छोटे जो हमारा शब्द है उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वह वर्ण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी वर्णमाला है इसमें कई वर्ण हैं, उनका मिश्रित रूप है, यही कहें कि बहुत सारे वर्ण हैं। तो वर्ण होता है एक सबसे छोटी इकाई, किसी वाक्य की, किसी शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वह वर्ण कहलाती है। ठीक है, तो हमने इसको व करके उच्चारित किया, यह व लिखा हुआ है। ठीक है, ये ण लिखा हुआ है। ठीक है, यह म लिखा हुआ है। तो यह क्या है, देखने में तो अगर जैसे इसको देखा जाए तो हमने इसको संबोधित किया है इस चिन्ह को। ठीक है, यह एक चिन्ह ही तो है यहाँ पर। तो यह चिन्ह जो है इसको हम म करके उच्चारित करते हैं, इसको व करके उच्चारित करते हैं, इसको ल करके उच्चारित करते हैं। तो यहाँ पे उच्चारण जो करते हैं हम, यह लिपि चिन्हों का, ये एक लिपि चिन्ह है और इसके अंतर्गत वर्ण है। तो वर्ण क्या है, वर्ण है ध्वनि का, एक ध्वनि का लिखित रूप। क्या है, ध्वनि का लिखित रूप है क्या, वर्ण। वर्ण है सबसे छोटी इकाई, किसी भी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई जो है वह वर्ण है, या किसी भी शब्द की सबसे छोटी इकाई भी वर्ण है। अब यह ध्वनि का लिखित रूप है। अब मैंने ध्वनि इसलिए कहा, देखिए अब वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप, और मैंने ध्वनि क्या है कि वर्ण का मौखिक रूप। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा, जिससे वर्णमाला का ऐसा कोई भी पॉइंट, ऐसा कोई भी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है या एक्सपेक्टेड है वो आपका बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। तो ध्वनि इसका क्या है, मौखिक रूप है। ठीक है, अब ये ध्वनि क्या है, जैसे क है, ख है, ग है, घ है, या अ है, ई है, ई है। ठीक है, छोटा ऊ है या ऊ है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको ये एक चिन्ह है, यह क्या है, एक चिन्ह है। अगर हम इसको एक उस तौर पर देखें, एक अक्षर या वर्ण के तौर पर ना देखें, तो क्या है, एक चिन्ह है। ठीक है, अब इस चिन्ह को हमने एक ध्वनि दी। ठीक है, हमने, हमारे जो पुराने विद्वान थे जिन्होंने इस लिपि का निर्माण किया, उन्होंने इसको एक ध्वनि दी, इसको
इस चिन्ह को एक ध्वनि दी कि इसको कैसे उच्चारित करेंगे हम, क करके उच्चारित करेंगे, इसको ख करके उच्चारित करेंगे, ऐसे ही इसको उ करके, छोटा उ जो है इसको उ करके उच्चारित करेंगे। तो यह एक क्या है, यह एक चिन्ह है। इसको क्या कहता है, कहा मैंने सामने लिपि चिन्ह है। क्या है ये सारे, ये है लिपि चिन्ह, ठीक है। तो ये सारे क्या है, लिपि चिन्ह है। लेकिन इनको हमने कैसे कैसे इनका साउंड किया, कैसे इसको उच्चारित किया, यह क्या कहलाती है, ध्वनि। तो सबसे छोटी इकाई जो है किसी भी शब्द की, किसी भी वर्णमाला की, वह कहलाती है क्या, वर्ण। तो वर्ण का जो मौखिक रूप है जिसको हम केवल उच्चारित करते हैं वह एक ध्वनि है। और उस ध्वनि को जब हम उसको लिखित तौर पर लिखते हैं या उसका लिखित रूप लिखते हैं, वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है जितना भी मैंने आपको यहाँ पर बताया वो सब समझ आ गया होगा। तो वर्ण और ध्वनि ये मैंने आपको बताया। अब इसके साथ क्या है, वर्णमाला। अब वर्णमाला जैसा कि देखिए शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, वर्णमाला मतलब वर्णों की माला या वर्णों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित रूप में है। व्यवस्थित मतलब वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला क्या है, वर्णों का व्यवस्थित रूप या व्यवस्थित क्रम। अब व्यवस्थित क्यों है, देखिए अब अगर इसको व्यवस्था एक क्रम से नहीं जमाया जाए तो हम इनको उच्चारित सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर वर्ण जो लिखा हुआ है इसमें अगर ण आगे हो या व आगे हो तो यह उच्चारित नहीं हो पाएगा। तो इनका एक व्यवस्थित क्रम होना जरूरी है, जिसके संयोग से क्या बनता है, हमारी वर्णमाला बनती है या वर्णमाला जो है ये बनती है। इसका अर्थ हमारे सामने आता है, ठीक है। तो वर्णमाला क्या है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम है। और किसी भी शब्द की, किसी भी वाक्य की, किसी भी जो भी हमारा कोई भी वाक्य है, कोई भी शब्द है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाएगी। ये मैंने आपको बतला दिया, ठीक है। अब इसके साथ जो इसका नेक्स्ट है, सबसे एक बड़ा जो होता है, क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रूप जो होता है वो क्या कहलाता है, वाक्य, ठीक है। तो कोई भी जैसे वाक्य बनता है, सबसे बड़ा रूप एक पैरा के बाद एक वाक्य का आता है। तो एक वाक्य होता है पूरा एक सेंटेंस, ठीक है। तो वाक्य सबसे बड़ा रूप है, ठीक है। तो वाक्य के बाद क्या बनता है, उपवाक्य। उपवाक्य क्या कहलाता है, उसका छोटा रूप। ये मैं घटते हुए क्रम में लिख रहा हूं, ठीक है, अवरोही क्रम कहते हैं जिसको। तो उपवाक्य इसका दूसरा छोटा रूप है, सबसे बड़ा वाक्य। उसके बाद उपवाक्य, उपवाक्य के बाद बनता है पदबंध, ठीक है। पदबंध के बाद पद या जिसे कहें शब्द भी कहते हैं वह बनता है, ठीक है, पद या शब्द। उसके बाद बनता है अक्षर, ठीक है, सबसे उसके बाद बनता है अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई जो है वह कहलाती है वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बतलाया। तो सबसे जब हमारे इसको आरोही क्रम में जब आप लिखेंगे या कोई भी पूछ ले, तो वर्णों का जब एक क्रम मिलता है या ये कहें कि बहुत सारे वर्ण मिलते हैं, तब जाके वह एक अक्षर का निर्माण करते हैं। अक्षर का जब बहुत सारे अक्षर मिलते हैं वह एक पद या शब्द का निर्माण करते हैं। उसके बाद पदबंध और साथ ही उपवाक्य और वाक्य उसके बाद बनते हैं। तो यहाँ पर ये इनका क्रम है जो एक घटते क्रम में है, और साथ ही उधर से देखा जाए तो यह एक बढ़ते क्रम में है, ठीक है। तो वर्णमाला के अंतर्गत ये चीज़ पहली है। अब देखिए जो हमारी हिंदी जो वर्णमाला है, इसमें टोटल कितने वर्ण हैं ये पूछता है, जो क्वेश्चन बनता है। तो टोटल जो वर्ण है, जो कुल वर्ण है, जो कुल वर्ण है वह कितने हैं यह पूछता है। तो इनको मैं दो तरीके से विभाजित कर सकता हूं। इनको दो तरीके से विभाजित किया जाता है, एक है लिखित तौर पर और एक है मौखिक तौर पर, ठीक है। तो इसमें जो पहला है, ठीक है, कुल वर्ण कितने हैं, इनको मैंने दो टाइप से डिवाइड कर दिया, दो तरह से विभक्त कर दिया, जिसमें पहला है लिखित
तौर पर कितने तरीके से कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही मौखिक तौर पर यह कितने होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है जो लिखित तौर पर है, इसको जानते हैं, ठीक है। तो लिखित तौर पर जो हमारे टोटल वर्ण है यह है कितने, 52 वर्ण है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 52 वर्ण है। अब इसमें स्वर और व्यंजन दोनों हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर लिखित तौर पर हमारे 52 वर्ण हैं, जिसमें जो हमारे मूल तौर पर जो व्यंजन है वो कितने हैं, 33 व्यंजन है, ठीक है। तो मूल तौर पर जो हमारे व्यंजन है 52 वर्ण में से मूल तौर पर जो व्यंजन है, ठीक है, मूल व्यंजन जो है हमारे वह कितने हैं, 33 व्यंजन है, ठीक है। जो मूल व्यंजन है यह हमारे कितने, 33 व्यंजन है। अब इसमें साथ देखिए, इसमें मैं यहाँ पर लिखित तौर पे या ये कहें कि लेखन के आधार पर इनको विभक्त कर रहा हूँ। तो इसमें जो स्वर है यह 13 स्वर है, ठीक है। इसमें 4 संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, और इसमें जो हमारे 2 हैं वह द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, 33, 13, 4 और 2, टोटल 52 वर्ण हो गए, ठीक है। तो ये लिखित तौर पर हमारे कितने, 52 वर्ण हैं, जिसमें मूल जो व्यंजन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कई बार मूल व्यंजन पूछता है, कई बार व्यंजन पूछता है, कुल व्यंजन पूछता है, ये सब मैं आगे अभी डिस्कस करके आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे मूल जो व्यंजन है लेखन के आधार पर या लिखित तौर पर 33, 13 स्वर, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 जो है हमारे द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है ये कौन से होते हैं, मैं ये भी बताता हूँ आपको, और द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं ये भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 संयुक्त व्यंजन है वह है हमारे अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि यह 2 स्वरों से या ये कहें कि 2 व्यंजनों से मिलकर जो बनते हैं, यह संयुक्त व्यंजन मतलब 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, यह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, वह होते हैं ण और ड़, ठीक है। इनको उच्चारण, सही उच्चारण इनका जरूरी है। ण और ढ़ जो है हमारे द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखित तौर पे हमारे इतने होते हैं। अब देखिए इसमें जो 13 स्वर हैं, जो इसमें 13 स्वर लिखित आधार पर हैं, इसमें री भी जोड़ा जाता है, ठीक है। जो री होती है उसको भी जोड़ते हैं, तो जाके हमारे लिखित तौर पर टोटल 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। इसके बाद मौखिक तौर पर क्या होते हैं ये बतलाता हूँ। इसके बाद जो दूसरा है मौखिक तौर पर, मौखिक तौर पर, तो यहाँ पर मौखिक तौर पर जो हमारे वर्णों की संख्या है वो टोटल है 45, कितनी, 45, और लिखित तौर पर कितनी, 52, ठीक है। यहाँ पर सांपले लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिखित तौर पर 52 वर्ण और मौखिक तौर पर कितना, 45 वर्ण है, ठीक है। अब ये 45 वर्णों में से 35 जो है हमारे यह व्यंजन, और साथ ही इसमें 10 स्वर है, ठीक है। अब यहाँ पर 35 व्यंजन, इसमें 33 जो है हमारे वो मूल व्यंजन है, ठीक है। और इसके साथ ही जो हमारे 2 हैं वह द्विगुण व्यंजन आते हैं, तो तब जाकर यह टोटल 35 व्यंजन, और इसमें 10 स्वर किस आधार पर है, मौखिक आधार पर या उच्चारण के आधार पर, यह कितने, 45 हमारे वर्ण आते हैं, ठीक है। 45 वर्ण आते हैं। तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, या ये कहें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है, वो यही पूछता है लिखित तौर पर कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं, और मौखिक तौर पर कितने वर्ण हैं, 45 वर्ण हैं, ठीक है। तो इसमें जो 10 स्वर हैं, इसमें री और अंग और अह, ये 3 नहीं लिए जाते हैं, किस तौर पर, मौखिक तौर पर। और साथ ही जो अंग है और साथ ही जो अह है, यह जो दोनों हैं यह क्या कहलाते हैं, यह अयोग वाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अयोग वाह,
अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। कौन? अंग और अह। ठीक है, इसमें जो अंग है, ये जो बिंदी है ये, और साथ ही जो यह है, ठीक है, जो ये अंग की बिंदी है और साथ ही यह जो अनुस्वार या विसर्ग है, इसको बताता हूँ। तो जो अंग की बिंदी है इसको अनुस्वार कहते हैं, और साथ ही जो अह इसकी बिंदी है इसको विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अब यह अंग और अह अयोगवाह क्यों कहलाते हैं? देखिए, जो शब्द है अयोगवाह, इसका अर्थ जो हमारे एक पढ़ने से ही जो स्पष्ट हो रहा है कि अय के योग से बने वे जो वर्ण हैं, जो अ के योग के साथ, जो अ के योग से बने वे वर्ण जो अ के योग के साथ अपना अर्थ निर्वाह करते हैं या अर्थ प्रकट करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। जिसमें जो अंग है इसको अनुस्वार और साथ ही अह है इसको क्या बोला जाता है? विसर्ग बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बतलाया मौखिक तौर पर 45 और साथ ही जो लिखित तौर पे है वो टोटल कितने? 52 वर्ण हैं, जिसमें अयोगवाह, अंग और अह कहलाते हैं। अब यहाँ पर अयोगवाह जो है, अयोगवाह इसको वर्णों के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, अयोगवाह क्या है? वर्णों की बीच की कड़ी कहलाती है, कड़ी कहलाती है। और इनको स्वर और व्यंजन ये दोनों में अपना स्थान नहीं ले पाते, क्योंकि यह ना तो स्वर की तरह पूर्णतया व्यवहार करते हैं और ना ही जो व्यंजन है उनकी तरह पूर्णतया व्यवहार करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मौखिक तौर पर इनको 10 स्वर लिया गया है, जिसमें री, अंग और अह जो हैं इनको तीनों को हटा दिया गया है। तो हमारे 13 स्वर में से जो 3 जब स्वर हट गए जो लिखित तौर पर थे, तो बचे कितने? 10 स्वर, जिसमें से अंग और अह और साथ ही री, तो इनको हम हटा दिया। तो यहाँ पर अयोगवाह हो गई वर्णों की बीच की कड़ी, और ये सब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये लेके मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला जो इसके वर्णमाला के अंतर्गत टॉपिक है वह स्वर है। अब इसमें स्वर के बारे में मैं आपको बतलाऊंगा, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के अंतर्गत इनको कितने भागों में बांट सकते हैं ये बतलाऊंगा। ठीक है, तो स्वर क्या होते हैं ये जानते हैं। तो जो स्वर है, स्वर होते हैं स्वतंत्र तौर पर बोले जाने वाले वर्ण, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब स्वतंत्र तौर पर बोले जाने वाले मतलब इनकी अपनी ध्वनि होती है, इनको किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं चाहिए होती है इनके उच्चारण में, तो वह क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे हमारे जो अ, आ, ई हैं, ये औ तक ये सारे स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इनके लिए किसी अन्य स्वर की या किसी अन्य वर्ण की हमें आवश्यकता नहीं होती है इनके उच्चारण में। तो यह स्वतंत्र तौर पे जो बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण होता है वो सभी क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब इनके देखिए जो स्वर है स्वतंत्र रूप से उच्चारण, इनको 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, या ये कहें कि इनको 2 तरह से विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्वर होते हैं मूल स्वर, ठीक है, इनको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला है मौखिक तौर पर, ठीक है, या मौखिक रूप से, और दूसरा लिखित तौर पर। जैसे हमने वर्णों को विभक्त किया था वैसे ही स्वरों को विभक्त करते हैं। तो यहाँ पर जो स्वर है उनको 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइप से विभक्त कर सकते हैं, जिसमें पहला है मौखिक तौर पर, दूसरा है लिखित तौर पर। ठीक है, और मौखिक तौर पर जो इनकी संख्या है वह 11 है, और साथ ही लिखित तौर पर इनकी संख्या कितनी? 13 है। ठीक है, तो मौखिक तौर पर जो उच्चारित होने वाले स्वर हैं वो कौन कौन से हैं ये जानते हैं। तो यहाँ पर अ, आ से लेकर इसमें री भी काउंट होता है, और साथ ही औ तक कौन से हमारे जो हैं
ये मौखिक स्वर होते हैं। कौन से? अ आ इ ई से लेकर इसमें री भी शामिल होता है और साथ ही औ तक हमारे लास्ट मौखिक स्वरों की संख्या 11 है। और जो हमारे लिखित स्वर हैं जो 13 है जिनकी संख्या, इनमें जो हमारे जो अनुस्वार हैं इनको ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 11-2, जिसमें कौन कौन से 2 अनुस्वार, यहाँ पर 2 जो हैं ये कौन से हैं? अनुस्वार। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 अनुस्वार हैं उनको हम लेते हैं, उनको हम इनमें शामिल करते हैं लिखित तौर पर। तो यहाँ पर जो लिखित तौर पर जो 13 इनकी संख्या है उसमें अ आ इ ई उ री, ठीक है, ए आई उ औ अंग और अ। और इसमें जो अंग और अ है यह अनुस्वार इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे अंग और अ है अनुस्वार ये लिखित में शामिल होते हैं, तो इनकी टोटल जो संख्या इनकी 13 हो जाती है और साथ ही मौखिक तौर पर इनकी संख्या वैसे 11 पूछी जाती है। तो अगर आपसे पूछता है, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि कुल ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछता है कुल स्वरों की संख्या, क्या पूछता है? अगर कुल स्वरों की संख्या है कितनी पूछता है, तो यहाँ पे आपका आंसर 13 होगा। और अगर वह पूछता है मूल स्वरों की संख्या तो वह आपका कितना? 11 होगा। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है वो डिपेंड करता है। तो अगर एक सीधे तौर पर अगर वो मौखिक जो हमारे स्वर है उनकी संख्या पूछता है या मूल स्वरों की संख्या पूछता है तो वह 11 होगा। और अगर लिखित तौर पर या कुल स्वरों की संख्या पूछता है तो वह कितना? 13 होगा, जिसमें हमारे 2 अनुस्वार शामिल होते हैं। जो मैंने आपको बतलाया स्वरों के अंतर्गत जो भी आता है वो आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम जानते हैं, देखिए स्वर के भेद होते हैं, स्वर को विभक्त किया जाता है अलग अलग टाइप से। तो उनको यहाँ पर समझते हैं कि किन किन तरीकों से किन किन भागों में स्वरों को आगे विभक्त किया गया है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो स्वरों का जो वर्गीकरण है यहाँ पर इसको कितने भागों में बांटा जाता है ये समझते हैं। तो स्वर में जो इनका वर्गीकरण है, स्वरों का वर्गीकरण है, इसको समझते हैं। तो पहला है इसमें मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर जो पहला इसको विभक्त किया गया है। ठीक है, तो स्वर का जो वर्गीकरण है वो मात्रा उच्चारण के आधार पर, इसमें फर्स्ट है पहला है लघु स्वर। ठीक है, लघु स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है, तो लघु स्वर देखो स्पष्ट हो रहा है, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और स्पष्ट जो प्लुत स्वर है। अब यहाँ पर जो लघु का मतलब छोटा, दीर्घ बड़ा और प्लुत हो गया जब हम किसी को बहुत लंबे टाइम तक पुकारते हैं, जैसे मीरा मीरा करके पुकारते हैं, या राधा, एक थोड़ा खिंचाव आता है किसी शब्द के आखिरी में, या वर्ण का जो खिंचाव आता है वह प्लुत स्वर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे किसी को हम पुकारते हैं कहीं दूर पे, हमारे से कुछ निश्चित दूरी पर होता है, तो उसको पुकारने के लिए जो हम स्वरों को आखिरी पर जो खिंचाव आता है वह सारा प्लुत स्वर कहलाता है। इसमें लघु और दीर्घ स्वर क्या होते हैं ये मैं आपको बतलाता हूँ। तो यहाँ पर जो लघु स्वर हैं, पहले इनके अन्य नाम बतलाता हूँ आपको। तो लघु स्वर को ह्रस्व स्वर, क्या? ह्रस्व स्वर, या साथ ही इसको मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो लघु स्वर के अन्य नाम क्या है? ह्रस्व स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ जो स्वर है इसको संधि स्वर, संध्य स्वर या गुरु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गुरु स्वर भी कहते हैं। तो यहाँ पर
जो लघु स्वर है इसके अन्य नाम और साथ ही दीर्घ स्वर के अन्य नाम। जैसे बाई चांस पूछ लेता है कि इसमें से गुरु स्वर कौन सा है, तो यहाँ पे अगर आपने इसका एक ही टाइप पढ़ा है कि दीर्घ स्वर ही पढ़ा है तो आप इसको नहीं बता पाएंगे, यहाँ पे दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको जो अन्य नाम है इनको संधि स्वर या गुरु स्वर भी कहते हैं, ये दीर्घ स्वर को भी कहते हैं, ठीक है। और साथ ही जो प्लुत स्वर है इसको प्लुत स्वर ही कहते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है जो लघु स्वर या ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, ये क्या है, ठीक है, इनको जानते हैं। तो जो फर्स्ट है हमारा लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, इनकी संख्या 4 है, ठीक है, इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ और साथ ही रे, ठीक है। जो ह्रस्व स्वर या मूल स्वर है इनकी टोटल संख्या कितनी है, 4 संख्या है, ठीक है। इसमें अ, ई, उ और री, ये 4 इनकी टोटल संख्या है, ठीक है। तो लघु स्वर या ह्रस्व स्वर या मूल स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय का उपयोग होता है या कम समय लगता है, वह सारे क्या कहलाते हैं, हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर या जिसको संधि स्वर या गुरु स्वर भी कहा जाता है, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर जो है या लघु स्वर है उनसे थोड़ा अधिक समय लगता है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे लघु स्वर के एग्जाम्पल हैं, जितने भी इनके उदाहरण हैं, इसके अलावा जितने हमारे स्वर बचते हैं या स्वर रह जाते हैं वो सारे दीर्घ स्वर के उदाहरण कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ और जो आओ है, ये हमारे क्या है, सारे दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं, ठीक है। तो लघु स्वर जिनको उच्चारण करने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर जिनको उच्चारण करने में लघु स्वर से ज़्यादा समय लगता है या उससे थोड़ा अधिक समय लगता है, ठीक है। और इसके साथ ही जो तीसरा है वह है प्लुत स्वर, ठीक है, जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है या ये कहें कि दीर्घ समय से ज़्यादा समय लगता है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी को पुकारना, जैसे अमित है, अमित को जब हम पुकारते हैं, ठीक है, तो एक थोड़ी निश्चित दूरी पर होने पे उसको थोड़ा, जो हमारा लास्ट का वर्ण है उसको थोड़ा देर तक उच्चारण करना पड़ता है। जैसे मीरा है, अब यहाँ पर मीरा करके जब हम पुकारते हैं तो ये जो समय है, ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, तो यह जो मीरा करके हम पुकारते हैं तो ये जो समय अंतराल है या ये जो खींचा हुआ जो हमारा वर्ण है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको प्लुत स्वर कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, दीर्घ जो स्वर है उससे अधिक समय लगता है, ये कहें कि सबसे अधिक समय लगता है, ठीक है। तो स्वर का वर्गीकरण हमने ये जाना। अब इसमें जो सजातीय स्वर या ये कहें कि संयुक्त स्वर आते हैं, वो कैसे आते हैं वो मैं आपको बतलाता हूँ। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर है, इसमें वर्गीकरण में जो दीर्घ स्वर है, ठीक है, उसमें 2 टाइप से स्वर बनते हैं। एक है सजातीय स्वर, ठीक है, सजातीय स्वर। अब देखिए जो स्पष्ट हो रहा है, जो हमें शब्द से ही जो समझ में आ रहा है, सजातीय मतलब एक ही टाइप के जो स्वर हैं उनसे मिलकर बना हुआ। और दूसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर मतलब एक से अधिक जो हमारे अलग अलग भिन्न भिन्न स्वर हैं उनके जोड़ से, उनके मेल से बना हुआ जो स्वर है वह संयुक्त स्वर कहलाता है, ठीक है। तो जो सजातीय स्वर है, सजातीय स्वर के अंतर्गत क्या आएगा ये बतलाता हूँ। तो यहाँ पर जो सजातीय स्वर है, सजातीय स्वर में पहला आएगा, देखिए अ, और जब यह जुड़ता है तो क्या आ स्वर का निर्माण करता है। अब यहाँ पर सजातीय मतलब अ एक ही टाइप के 2 जो स्वर हैं उनसे मिलकर नए स्वर का निर्माण हो रहा है, ठीक है। वैसे ही छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ी ई का निर्माण करते हैं। और छोटा ऊ और जो छोटा ऊ है यह मिलकर ऊ का निर्माण करते हैं। अब देखिए उच्चारण कैसा जरूरी है। छोटी ई मतलब ई
थोड़ा कम समय का उपयोग हो रहा है और बड़ी मतलब ई एक थोड़ा लंबे टाइम पीरियड का यूज़ हो रहा है, यह बताता है हमारे अंतर। तो सजातीय स्वर क्या होते हैं हमारे? आ, ई और ऊ। ऊ जो हमारे ये हैं, ये सारे तीनों क्या कहलाते हैं? सजातीय स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो सजातीय स्वर में हमारे जो आते हैं वो आते हैं एक ही टाइप के स्वर। ठीक है, तो दीर्घ स्वर में सजातीय स्वर के बाद आता है दूसरा संयुक्त स्वर। कौन सा? संयुक्त स्वर। तो दूसरा है संयुक्त स्वर, जिसमें दो भिन्न स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है पहला हमारा अ और ई मिलकर हमारे ए का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो संयुक्त स्वर में पहला अ और ई मिलकर किसका? ए का निर्माण करते हैं। दूसरा है ए और अ मिलकर किसका? ए का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ए और अ मिलकर किसका? आई का निर्माण करते हैं। किसमें? संयुक्त स्वर में। इसके बाद है अ और उ मिलकर किसका? ओ का निर्माण करते हैं, और साथ ही ओ और अ मिलकर औ का निर्माण करते हैं। तो मैंने आपको बतलाया दीर्घ स्वर के दो टाइप, जिसमें पहला है हमारा सजातीय स्वर, जिसमें आ हो गया, बड़ी ई हो गया और ऊ बड़ा ऊ हो गया। क्या है? सजातीय स्वर। और संयुक्त स्वर है हमारे जो चार, कौन कौन से? जो मिलकर बनते हैं अलग अलग भिन्न स्वरों से, और ई, ए, आई, ओ और आओ, जो है हमारे यह संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में जो पूछता है संयुक्त स्वर कौन सा है, अगर ये पूछता है तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, जो चार ऑप्शन में से एक अगर ऑप्शन ए, आई, ओ, आओ होगा तो यह क्या कहलाएगा? संयुक्त स्वर कहलाएगा। और अगर पूछता है सजातीय स्वर कौन सा है तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि कौन से, जो आ है, जो ई है या जो ऊ है, वह क्या है? हमारे सजातीय स्वर है। तो स्वर में जो पहला था हमारा मात्रा है उच्चारण के आधार पर, ये बतलाया मैंने आपको। ठीक है, तो इसमें तीन स्वर बताए मैंने। स्वर जो हमारे पहला है जो लघु स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर, और थर्ड है जो प्लुत स्वर है, ये बतलाया। इसके जो अगले जो हमारे भाग हैं उनको हम कल जानेंगे। ठीक है, तो अब जानते हैं हम पर्यायवाची शब्दों को। इसमें कोई भी अगर डाउट रहेगा तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्दों को जानते हैं। तो अब जानते हैं पर्यायवाची शब्दों को। तो यहाँ पर जो पर्यायवाची शब्द हैं 5। पहला है बंदर, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जाते हैं, या ये प्रीवियस पेपर के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पे बंदर का होता है कपि, मरकट, कीस, बानर, हरी, शाखामृग, यह बंदर के पर्यायवाची हैं। साथ ही बाल के कच्छ, केस, चिकुर और चूल। चूल किसके? बाल के पर्यायवाची। ठीक है, थर्ड है भौरा। भौरा के होते हैं मधुप, मधुकर, द्विरेप, द्विरेप, अली, षटपद और भृंग और भ्रमर किसके? भौरा के पर्यायवाची हैं। साथ ही तोता के शुक्र, कीर, सुआ, सुग्गा, सुग्गा, रक्ततुंड, दाड़िम प्रिय, यह तोता के पर्यायवाची हैं। इसके साथ आम के जो पर्यायवाची हैं वह है आम्र, रसाल, पिकबंधु, सहकार और अतिसौरभ, अमृतफल किसके? हमारे ये जो आम है इसके पर्यायवाची हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वह जैसे बंदर के कपि, मरकट। ठीक है, इसमें कई बार हरी जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है वह पूछता है। यहाँ पर बाल के, केस और चिकुर, यह बाल के पर्यायवाची जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मधुप हो गया, इसमें भृंग हो गया, भ्रमर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि होने को सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको बतला रहा हूँ यहाँ पर। तोता का सुआ, ठीक है, दाड़िम प्रिय और कीर, शुक्र, ये तोता के जो पर्यायवाची जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वह हैं। आम के आम्र, रसाल, ठीक है, इसमें अमृत फल और पिकबंधु जो है हमारे जो इम्पोर्टेंट है वह ये हमारे इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं। तो इनको आप 1 से 2 बार देखिएगा, इससे आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएंगे। इसके बाद विलोम शब्दों को जानते हैं। तो जानते हैं विलोम शब्दों को, जिसमें पहला है तृष्णा।
ठीक है। तृष्णा का जो विलोम होता है वो होता है वितृष्णा, ठीक है। दाता का विलोम होता है सोम, दिवा का जो विलोम होता है वह रात्रि, गरल का विलोम सुधा और खंडन का होता है मंडन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये विलोम शब्द है मैं इनके अर्थ बतलाता चलता हूँ। जिसमें तृष्णा होता है प्यास, ठीक है। तृष्णा का जो अर्थ होता है प्यास, और वितृष्णा होता है जो जिसे प्यास ना हो, ठीक है, वह वितृष्णा कहलाता है। दाता होता है देने वाला, और सोम होता है जो बहुत कंजूस होता है, उसको जो दान देता है उसको दाता कहते हैं, और जो कंजूस होता है जो दान नहीं करता है वह सोम कहलाता है। दिवा होता है दिन का समय या दिन, दिवा कहलाता है। रात्रि अर्थात रात का समय, ठीक है। गरल जो मैंने आपको पहले भी बताया था, गरल होता है वह होता है विष, ठीक है। गरल का अर्थ क्या होता है? विष। सुधा होता है अमृत, या यही कहें कि सुधा अमृत, उसका विलोम क्या हो गया? गरल विलोम हो गया, ठीक है। खंडन होता है किसी चीज को खंडित करना, तोड़ना। मंडन होता है उसको सजाना, ठीक है, उसका नया रूप देना, उसको जीर्णोद्धार करना, वो कहलाता है मंडन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 विलोम शब्द साथ ही 5 पर्यायवाची शब्द बताए, तो इनको आप 1-2 बार देखिएगा जिससे आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसके अगले लेक्चर में हम अपने वर्णमाला का जो अगला टॉपिक है या उसका भेद है उसको जानेंगे। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रह रहा हो, ठीक है, इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो आप इसको वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बेल आइकन दबाने से जो हमारी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।